अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। इस पिक्चर को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतने बड़े बड़े साइंसदान एक जगह पर मौजूद हैं। लेकिन इस चीज़ का अफसोस भी होता है कि इसमें शायद कोई भी मुसलमान नहीं है। मैं आपको आज एक हैरत अंगेज दुनिया में लेकर जा रहा हूं जिसे कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि छोटी दुनिया। और इस दुनिया को जानने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए, मसलन वेव का कॉन्सेप्ट। जब भी किसी जगह पर किसी फील्ड में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो वो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है और वो वेव फॉर्म की शक्ल में ट्रेवल करती है। एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। जिस तरह आप पानी की इस वेव फॉर्म को देख रहे हैं जिसमें मैंने पत्थर फेंका है और एक डिस्टर्बेंस हमें नजर आई है, बाहर की तरफ एक वेव चल पड़ी है। वेव को कैटेगराइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो मैं आपको यहां पर एक साइनोसॉइडल वेव दिखा रहा हूं और इसके ऊपर वाली पीक्स जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, दो ऊपर की हाई पीक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। इसी तरीके से नीचे दो वादियां हैं जिसे हम ट्रफ कहते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे भी वेवलेंथ कहा जाता है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी कम होगी, अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेव की वेवलेंथ कम होगी। दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दो वेव्स जब भी एक जगह इकट्ठी होती हैं तो वो इंटरफेयर करती हैं, वो ऐड हो जाती हैं और उनके ऐड होने की वजह से दो तासुर, दो चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। या तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी यानी कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, और जो नेट वेव मेरे पास आएगी इन दो वेव्स की वजह से, नीचे दोनों वेव्स दी हुई हैं और इनको ऐड करने की वजह से, इनको इंटरफेयर करने की वजह से एक बड़ी वेव फॉर्म आ गई मेरे पास। इनका इफेक्ट बड़ा हो गया और उसकी वजह यह है कि ये दोनों वेव फॉर्म्स इन फेज हैं। एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर है और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर है। लेकिन अगर यही दोनों वेव फॉर्म किसी वजह से एक दूसरे को कैंसल आउट करें कि एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के ऊपर है और दूसरे का क्रस्ट पहले के ट्रफ के ऊपर है, तो ये अपना असर जायल कर देंगे और नेट जीरो वेव फॉर्म होगी। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो वेव फॉर्म एक दूसरे का असर बढ़ा भी सकती हैं और एक दूसरे का असर जायल भी कर सकती हैं। मसलन मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं ऑयल स्लिक से, यानी किसी जगह पर पानी गिरा और उसमें ऑयल मिला दिया, तो अब आपको उसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर के शेड्स नजर आएंगे। कभी आपने सोचा है कि ये शेड्स आपको क्यों नजर आए? उसकी वजह यह है कि यहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है। लाइट की वेव्स ऑयल और पानी से जब टकराती हैं तो वो इंटरफेयर करती हैं और आपको यहां पर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स नजर आते हैं। यही कलर्स आपको बबल की सरफेस पे भी नजर आते हैं और इसकी वजह भी इंटरफेरेंस है और इंटरफेरेंस की वजह से मुख्तलिफ किस्म के नए कलर्स भी हमें नजर आते हैं। अगर किसी बड़ी वेव को देखा जाए तो वहां पर भी आपको इंटरफेरेंस नजर आ रही होती है। सूरज की वेव्स में भी आपको इंटरफेरेंस का फिनोमिना नजर आता है। मैं आपको यहां पर एक सिक्का दिखा रहा हूं। क्या इस वक्त इस पर हेड्स हैं कि टेल्स? इस पर दोनों स्टेट्स मौजूद हैं, यानी स्टेट्स इंटरफेयर कर रही है, ना हेड्स है ना टेल्स है। तो आपको कुछ वेव्स के बारे में पता चल गया, लेकिन लाइट भी एक वेव है और लाइट की नेचर को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लाइट वो वेव है जो हमें नजर आती है और आसानी के लिए हम ये कह देते हैं कि लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है। लेकिन आइंस्टाइन का ख्याल इससे मुख्तलिफ था। आइंस्टाइन ये समझते थे कि लाइट एनर्जी के पैकेट से मिलकर बनती है जिसे फोटॉन्स कहा जाता है। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मेटल की एक सरफेस पर फोटॉन्स यानी लाइट को बरसाया गया और इस लाइट ने इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालकर दिखाया। आइंस्टाइन ने उससे सोचा कि किसी भी पार्टिकल को निकालने के लिए जरूरी है कि कोई पार्टिकल आकर ही उससे टकराए, इसलिए लाइट एक पार्टिकल भी है जो कि फोटॉन्स यानी एनर्जी पैकेट्स रखती है। और इसकी एनर्जी हमें प्लैंक्स ने पहले ही बता दी थी कि E = h यानी प्लैंक्स का कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी है। आइंस्टाइन का यह कहना कि लाइट एक पार्टिकल नेचर रखती है बहुत हैरान कौन था, क्योंकि उनसे पहले थॉमस यंग बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट कर चुके थे जिसमें उन्होंने दिखाया था कि लाइट वेव की शक्ल रखती है। थॉमस एक कमरे में बंद हुए और उसमें अंधेरा कर लिया और उसके बाद उन्होंने एक मिरर लिया
और उस कमरे की दीवार में एक छोटा सा सुराख कर दिया जहां से एक रोशनी की किरण अंदर आ सकती थी। उस रोशनी की किरण जिसे मैंने यहां पर लाल रंग से दिखाया, उसको मिरर से रिफ्लेक्ट किया गया और उसे रिफ्लेक्ट करके एक आगे पार्टीशन बनाई गई। ये एक पार्टीशन है, कमरे के बीच में बनाई गई और इसमें 2 सुराख रखे गए और इन 2 सुराखों को रखकर एक आगे स्क्रीन लगाई गई और स्क्रीन पर लाइट का बिहेवियर देखा गया। तो जब लाइट आई और इस शीशे से रिफ्लेक्ट हुई और इन स्लिट्स में से, इन सुराखों में से गुजरकर स्क्रीन पर गई, तो उसने कुछ इस किस्म के पैटर्न्स बनाए। आप ये देख सकते हैं कि ये पैटर्न्स कई जगह पर हमें लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं। यहां पर वेव की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, यानी वेव्स जितनी भी यहां पर आ रही थी वो एक दूसरे को ऐड कर रही थी। और बीच में जो ब्लैक कलर है वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई। यहां पर जितनी भी वेव्स आ रही थी, जब उनको ऐड किया गया तो उन्होंने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, इसलिए हमारे पास ब्लैक कलर है। तो हमें यहां पर मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स, फ्रिंजेस नजर आ रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहीं देखा है? थॉमस ने जब इसको कंपेयर किया पानी से, जब पानी में 2 डिस्टर्बेंस, 2 पत्थर फेंके जाएं और हमें जिस तरीके का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको बिल्कुल वैसे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहे हैं। जो उभरी हुई जगह है वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जो नीचे वाली जगह वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो वो समझ गए कि रोशनी भी एक वेव है, बिल्कुल वैसी ही वेव है जैसे कि पानी के तालाब में वेव्स जनरेट की जाती हैं। तो मैं अब आपको उनका वही एक्सपेरिमेंट दोबारा दिखा रहा हूं जिसमें हमारे पास सोर्स है रोशनी का एक बल्ब और उससे वेव्स जनरेट हो रही हैं। वेव में आपको 2 पैटर्न नजर आ रहे हैं, येलो और ब्लैक। येलो वेव का क्रस्ट है, यानी हिल है, और ब्लैक वेव का ट्रफ है, यानी कि उसकी वैली है, नीचे वाला हिस्सा है। तो जब वेव जाकर टकराती है इन 2 स्लिट से, तो यहां पर आप देखें, यहां पर ये दोनों स्लिट्स अलग अलग सोर्स के तौर पे काम करती हैं। ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे छोटे 2 बल्ब हमने यहां पर लगा दिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इन 2 सोर्स की वजह से इनसे निकलने वाली लाइट आपस में इंटरफेयर करती है और हमें 2 किस्म के पैटर्न मिलते हैं। पहला पैटर्न कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मिलता है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है जहां पर आपको येलो कलर की बड़ी बड़ी ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, और बीच में जो सेपरेशन है वो ब्लैक कलर के, यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जो स्क्रीन है उस पर भी ऐसे ही पैटर्न्स बन रहे हैं। यही चीज दिखाने के लिए मैंने एक एनिमेशन का सहारा लिया और अब मैं आपको वो एनिमेशन दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त मैं फैक्ट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए आपको वेव इंटरफेरेंस की एक सिमुलेशन, एक एनिमेशन दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास वेव इंटरफेरेंस की सिमुलेशन है जिसमें मेरे पास लाइट सोर्स है। इसमें आप लाइट, साउंड और वाटर तीनों पर ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट पर देखेंगे। लाइट सोर्स है मेरे पास और इसको मैं ऑन करता हूँ। इसके साथ मेरे पास यहाँ पर लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है या कलर्स या वेवलेंथ, आप जो भी कहना चाहें, वो भी मेरे पास मौजूद है और उनका एम्पलीट्यूड भी मैं चेंज कर सकता हूं। यहाँ पर मेरे पास एक काफी बड़ा पैनल है और इस पैनल में मुख्तलिफ ऑप्शंस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लाइट को ऑन करते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर मैंने इसको ऑफ किया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक इंटेंसिटी ग्राफ भी है, इसको भी मैं ऑन कर लेता हूं। तो इस वक्त इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 0 है और जो सोर्स की इंटेंसिटी है, ये सोर्स की इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, तो इस वक्त ये भी मेरे पास 0 है। अब मैं इसको ऑन करता हूं। तो जैसे ही मैंने लाइट सोर्स को ऑन किया, अब आप देखें तो यहां पर आपको इंटेंसिटी जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी और आप देखें कि ऑलमोस्ट इंटेंसिटी हर जगह पर आपको एक ही जितनी मिलेगी। बीच में थोड़ी सी ज्यादा और साइड्स पे थोड़ी सी कम है, पे ऑलमोस्ट आपको एक ही किस्म की इंटेंसिटी जो है सोर्स से इस स्क्रीन पर मिल रही है। चलें जी, अब इसके साथ आगे चलते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे पास वैसे तो रूलर भी है, टेप है, मेजरिंग टेप है, स्टॉप वॉच है, डिटेक्टर है। आप डिटेक्टर यहाँ से ले सकते हैं और डिटेक्टर ऐड करके, तो ये मेरे पास एक डिटेक्टर है। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पर इंटेंसिटी जो है वो मेयर कर सकते हैं। यहां पर आपको इंटेंसिटी नजर आ रही है तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। जबकि आप यहां पर करेंगे तो आप देखें यहां पर आपके पास कभी क्रस्ट आ रहा है, यानी ऊपर वाली पीक आ रही, कभी ट्रफ। जो रेड कलर है वो क्रस्ट है, वो ऊपर वाली पीक्स है, और जो नीचे वाली है वो ट्रफ है, यानी वो नीचे वाली पीक्स है। तो यहां पर आप इंटेंसिटी जो है वो भी मेयर कर पा रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि हम 1 लाइट की बजाय 2 लाइट्स भी लगा सकते हैं, पर सबसे पहले मैं 1 स्लिट करता हूं। तो जैसे ही मैं 1 स्लिट करता हूं, मैं इस डिटेक्टर को इधर कर लेता हूं,
तो अब आप देखना है कि अब स्क्रीन की इंटेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। आप देखें अब हमारे पास इंटेंसिटी साइड्स पर 0 हो चुकी है और बीच में आप देखें तो आपके पास एक पीक आ गई है, एक बेल शेप आपके पास ग्राफ जो है वो बन गया है। और अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो मैक्सिमम है और यहाँ पर आपके पास इंटरफेरेंस जो है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और यहाँ पर आप पर के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास काफी ज्यादा वैल्यूज आ रही हैं चीजों की। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें तो मैं इसको एम्पलीट्यूड इसका बढ़ा सकता हूं सोर्स का, और उसके साथ साथ मेरी जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहां पर आपको इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मैं एम्पलीट्यूड जो है सोर्स का कम कर सकता हूं, तो इस तरीके से मेरी इंटेंसिटी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ कलर की जो सोर्सेज है उनका रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। मसलन अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो उसके बाद मैंने जब ये रेड कलर की लाइट ली, अब मैं ग्रीन कलर की लाइट लेता हूं तो अब ग्रीन कलर की लाइट जो है उसका रिस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो वो रिस्पॉन्स आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, उसके एम्पलीट्यूड्स आपको डिफरेंट नजर आएंगे। तो आपने ये भी देखना है कि आप किस किस्म की लाइट सोर्स जो है वो ले रहे हैं। तो हम अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसी लाइट सोर्स की तरफ चलते हैं और मैं इसको डबल स्लिट 2 स्लिट्स कर देता हूं। तो जब जैसे ही आपने 2 स्लिट्स किए यहां पर आपको मल्टीपल पीक्स नजर आएंगे। अब ये देखें, और यहां पर आप देखें तो आपको मल्टीपल फ्रिंजेस भी नजर आएंगी इंटरफेरेंस पैटर्न की। जो ब्लैक कलर है यहां पर ये वेव्स जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं। पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों शो कर रही हैं? उसकी वजह ये है कि ये दोनों स्लिट्स को इंडिपेंडेंट सोर्सेज ले रही हैं। ये समझ रही हैं कि एक लाइट नहीं लगी हुई बल्कि यहां पर 2 लाइट्स लगी हुई हैं जिनकी वेव्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, और इसलिए हमें ये इस किस्म का इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा रही हैं जिसमें जो नीचे पीक्स हैं यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसका मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर है। ये जो पीक है अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको ब्लैक कलर नजर आएगा, और आप यहाँ पर ये अपना मीटर लगा के देख भी सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो आपको यहां पर, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप देखें कि आपको साइनोसाइड मिल रही है, और अगर मैं इसको यहां पर लेके जाऊं तो आप देखें यहां पर आपको हल्की सी कम मिल रही है। तो यहां से आप एम्पलीट्यूड से भी इसको देख सकते हैं और आपको बकायदा फिगर में भी नजर आ रहा है कि ये जो रेड लाइंस है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से है जहां पर वेव्स ऐड हो रही हैं, और दूसरी जो ब्लैक जगह है ये वो है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जहां पे कम एक दूसरे को वेव्स कैंसिल कर रही है। अब देखें यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, आपको वेव्स की इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। इसी तरीके से अगर आप इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको वेव की इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। पर अगर मैं यहाँ पर ले आऊंगा तो देखें आपको वेव की इंटेंसिटी जो है, क्योंकि यहाँ पर वेव्स एक दूसरे को ऐड कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आप मुख्तलिफ कलर्स की सोर्सेज लेंगे, अब ये देखें मैंने किया, तो अब आप देखेंगे आपको पैटर्न थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। देखा आपने, बिल्कुल आपको अब देखें ये जो दोनों आपके इंटरफेरेंस पैटर्न है ये कितने ज्यादा हैं, कितने बड़े इनका एम्पलीट्यूड है, तो इनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है जब हमने ग्रीन कलर की लाइट यूज की। और यहां पर आप देखें तो आपको डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न मिले। अब मैं येलो कलर पर आ जाता हूं। येलो कलर का इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं येलो वेव्स का, और डबल स्लिट के बीच में देखते हैं तो ये ग्रीन की तरह का है पर ग्रीन से भी ज्यादा ऊपर निकल गया है इसकी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है। अब हम ब्लू की तरफ आते हैं और ब्लू को देखते हैं कि इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमें कैसे मिलता है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो देख सकते हैं। आप 2 सोर्सेज, अब ये देखें ब्लू का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना, ब्लू लाइट की सोर्स का इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है डबल स्लिट में से। अच्छा, आप यहां पर बैरियर के बगैर भी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप यहां पर स्लिट जो है इनकी विड्थ को भी सेट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं। बैरियर की लोकेशन, यानी अगर मैं स्लिट को बड़ा कर दूं, ये देखें स्लिट छोटी हो गई तो इंटरफेरेंस पैटर्न डिफरेंट हो गया, स्लिट बड़ी हो गई तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो डिफरेंट हो गया स्टडी करने के लिए। ठीक है जी। इसी तरीके से बैरियर की लोकेशन जो है वो कहां पर है, अगर बैरियर करीब आ जाएगा सोर्स के तो अब आप देखें इंटरफेरेंस पैटर्न जो है
आपका वो डिफरेंट होता जा रहा है। अगर बैरियर जो है वो करीब आ जाएगा स्क्रीन के तो इंटरफेरेंस पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा। आप स्लिट की सेपरेशन जो है उनको भी चेंज कर सकते हैं, यानी इस वाली को, ये बीच वाला जो सेपरेशन है इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक मिरर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगर आप मिरर यहाँ पर ऐड कर देंगे कहीं भी तो अब यहाँ पर इससे आगे नहीं जाएंगी। ये सारी की सारी जो वेव्स हैं ये से लग के वापस आएंगी। अब देखिए ये सारा ब्लैक हो गया और उसकी वजह ये कि ये मिरर जो है मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो इससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है स्क्रीन तक, कोई वेव नहीं पहुंच सकी थी। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म जो है उसमें भी इसको देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास टूल्स हैं। साउंड वेव्स को आप देख सकते हैं, साउंड वेव्स में आप वेव इंटरफेरेंस भी देख सकते हैं, इसमें भी आप वही टूल्स यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास 2 स्पीकर्स हों तो आप उनके इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसे भी देख सकते हैं और पार्टिकल फॉर्म में भी उनके इंटरफेरेंस पैटर्न बच्चों को दिखा सकते हैं और खुद भी विजुलाइज कर सकते हैं। तो आपको जो रेड कलर है वहां पर आपको पता चल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और जो ब्लू कलर है वहां पे आपको पता चल रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। इसी तरीके से स्लिट्स कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। अगर मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस आएंगे, और इसी तरीके से आप यहाँ पर ये देखें इसको बड़ा भी कर सकते हैं और ग्राफ जो है उसको भी नीचे देख सकते हैं। ये आपका ग्राफ जो है वो भी आ रहा है, स्क्रीन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर वाटर जो है पानी उसको भी, उसका भी इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो देख सकते हैं और इसी तरीके से उसका ग्राफ जो है वो नीचे चला गया तो आप सोर्स का ग्राफ देख सकते हैं और फ्रिक्वेंसी जो है टैब की वो भी बढ़ा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब काफ़ी आसानी होगी इस सिमुलेशन को इस्तेमाल करते हुए, और आप बच्चों को जब भी ये एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, तो आप उनको फेट सिमुलेशन के साथ ये कॉन्सेप्ट दिखा भी सकते हैं और विजुलाइज भी करवा सकते हैं। लाइट की डुअल नेचर को अब फोटोग्राफ भी किया गया है और मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं वो फोटोग्राफ जो स्विट्जरलैंड में लिया गया और इसमें आपको लाइट की पार्टिकल और वेव नेचर नजर आ रही है जिसे नेचर में पब्लिश किया गया। चलें अब हमें लाइट की डुअल नेचर के बारे में पता चल गया। चलें अब हम पार्टिकल को लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और देखते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, और इसे भी हम 2 स्लिट्स में से फायर करेंगे और सामने स्क्रीन पर प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं कि क्या इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि अगर हम एक बाल्टी में रेत लें और उससे 2 स्लिट्स में से गुजारे तो हमारे पास 2 ढेरियां बननी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म की ढेरियां बननी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को भी ऐसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे रेत बिहेव करती है। पहले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन को एक स्लिट से गुजारा गया और जब हमने देखा तो हमारे पास एक पैटर्न आया, एक ढेरी बनी, एक ही इंटरफेरेंस फ्रिंज आई, तो कुछ खास ऑब्जर्वेशन नहीं मिली। तो हमने ये सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन को इन 2 स्लिट्स में से गुजारा जाए, एक गन ले लीजिए और वो इलेक्ट्रॉन को फायर करना शुरू कर दो, आगे हमारे पास 2 सुराख है तो हमें 2 किस्म के पैटर्न्स मिलेंगे। लेकिन जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मल्टीपल पैटर्न्स मिले। हम ये समझते थे कि हमें पार्टिकल पैटर्न्स मिलेंगे, यानी सिर्फ 2 जगहों पर हमें इलेक्ट्रॉन बरसते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब स्क्रीन को देखा तो हमें वेव नेचर नजर आई। आप देखें वेव में हमारे पास मल्टीपल फ्रिंजेस होती हैं। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी, तो क्या इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पर काम कर रहा है? यही जानने के लिए कि क्या इलेक्ट्रॉन्स के साथ वेव्स अटैच हैं, हमने फिर एक और काम किया। हमने इलेक्ट्रॉन को एक एक करके फायर किया, एकदम नहीं फायर किया, एक एक करके फायर किया और फिर दोबारा जब स्क्रीन पर देखा तो हमें इलेक्ट्रॉन्स फिर वैसे ही पैटर्न बनाते हुए नजर आए जैसे कि वो वेव फॉर्म में, यानी लाइट की एक्सपेरिमेंट में बना रहे थे। हमने सोचा कि हम इसको देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को देखना शुरू हो गया और फिर जब हमने इलेक्ट्रॉन को फायर किया तो अब उसने बिल्कुल वही पैटर्न बनाया जो कि रेत में हमें नजर आया था, जो कि पार्टिकल पैटर्न से करीब करीब था। यानी अब वो पार्टिकल नेचर को शो कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने आंख बंद की, इंस्ट्रूमेंट निकाला, हमने इस एक्सपेरिमेंट को देखना बंद किया तो इलेक्ट्रॉन ने दोबारा वेव पैटर्न्स बनाना शुरू कर दिए, जिससे हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन की भी डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें लाइट यानी लेजर को स्क्रीन में से गुजारा गया और जब हमने लाइट के यानी लेजर के पैटर्न्स देखे, इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखे, तो हमें इस किस्म के सर्कुलर रिंग्स मिले
और फिर हमने इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में से गुजारा और उसके इंटरफेरेंस पैटर्न देखे तो आप देखिए यहां पर भी आपको सर्कुलर पैटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनकी नेचर बिल्कुल मिलती जुलती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, क्योंकि जैसा लेजर बिहेव कर रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे हैं। एक और चीज, डुअल नेचर तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी है। इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। हम ये भी जानते हैं कि स्पिन हर लाइट का और मैटर का पार्टिकल इंट्रिंसिक स्पिन रखता है, इस लिहाज से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी डिफरेंट भी हो सकती है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पर साउथ पोल नॉर्थ पोल है, इसी तरीके से यहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और उसकी वजह ये कि आप इसकी स्पिन देखें तो वो स्पिन में आपको माइनस साइन दिखा रहा है कि स्पिन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। डी ब्रॉय ने अपने पीएचडी के थीसिस में लिखा कि दुनिया में, कायनात में हर चीज की डुअल नेचर है। एक नेचर है पार्टिकल नेचर और दूसरी नेचर है वेव नेचर। मसलन हम एटम को देखते हैं, एटम का साइज रफली होता है 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर एक एटम का साइज होता है। और अगर हम एक इंसान को ले लें जिसका वजन 75 kg है, चले मुझे ही ले लें, और मैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं, तो मेरे साथ जो वेव अटैच होगी वो डी ब्रॉय ने कैलकुलेट की और वो होगी 5 × 10⁻⁻36 -36 मीटर। इतनी छोटी वेव, ये वेव तो एटम से बहुत ज्यादा छोटी है, इसलिए इस वेव को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते और इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं की जाती। लेकिन याद रहे कि इंसान के साथ हर पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच होती है, लेकिन वो वेव इतनी छोटी होती है कि उसको इग्नोर किया जा सकता है, और इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि, और आप ये भी देख सकते हैं कि मैसिव और तेज चीजों की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, लेकिन डुअल नेचर नजर आती है। इलेक्ट्रॉन की वेव कैलकुलेट करते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन की वेव कैलकुलेट करते हैं तो वो 1 नैनोमीटर के बराबर आती है और ये एटम के साइज के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव अटैच्ड है उसके साथ, वो एक एटम के साइज के बराबर है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे हर सूरत में हमने पढ़ना है। और इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। डी ब्रॉय ने नील्स बोहर के मॉडल को इंप्रूव किया और उन्होंने ये बताया कि एटम्स के गिर्द मुख्तलिफ किस्म की स्टैंडिंग वेव्स होती हैं और उन स्टैंडिंग वेव्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव से हायर एनर्जी की स्टैंडिंग वेव पर जंप करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वापसी में एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन कुछ खास किस्म की ही स्टैंडिंग वेव्स इस्तेमाल होती है एटम को मॉडल करने के लिए। मैंने आपको फर्क यहां पर दिखाया है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। और वो एनर्जी कैसे रेडिएट करेगा, तो पहले ये देखते हैं वो एनर्जी लेगा कैसे। मसलन उसको एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मिल सकती है, टेम्परेचर से भी मिल सकती है, लाइट से भी मिल सकती है। लेकिन जब वो एनर्जी लेकर हाई एनर्जी बैंड्स में जाएगा और वापस आएगा तो वो मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को रेडिएट करेगा एनर्जी की फॉर्म में। जब वो ज्यादा एनर्जी रखने वाले ऑर्बिट से नीचे आएगा तो वो पर्पल कलर जनरेट करेगा। इसका मतलब यह है कि पर्पल कलर में ज्यादा एनर्जी होगी, और आप यहां पर देख भी सकते हैं पर्पल कलर 410 नैनोमीटर्स इसकी वेवलेंथ है। इसी तरीके से जब वो ब्लू कलर जनरेट करेगा तो उसमें पर्पल कलर से कम एनर्जी और ग्रीन कलर से ज्यादा एनर्जी होगी। और सबसे कम एनर्जी वाला कलर है रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का एनर्जी बैंड बहुत छोटा है। उसने 3 नंबर ऑर्बिट से छलांग लगाई और 2 नंबर एनर्जी ऑर्बिट में आ गया। तो यहां से आपको यह पता चलना चाहिए कि हमारी कायनात में लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, और लाइट की सोर्स है एटम्स। और जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट करते हैं तो हमारे पास लाइट आती है। तो हर एटम हमें मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स देता है। मसलन आप हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो वो आपको पर्पल कलर की लाइट देगा, ब्लू कलर की, हल्के नीले रंग की, लाल रंग की हाइड्रोजन एटम आपको लाइट देगा जब भी वो एनर्जी रेडिएट करेगा। हीलियम का स्पेक्ट्रम उससे मुख्तलिफ है, नियॉन का मुख्तलिफ है, सोडियम का मुख्तलिफ है, मरकरी का मुख्तलिफ है। तो ये तमाम एमिशन स्पेक्ट्रम है एटम से, और इनके जरिए हम एटम को क्लासिफाई करते हैं।
एरविन श्रोडिंगर एक बहुत बड़े साइंसदान थे और वो ये सोचते रहते थे कि अगर न्यूक्लियस के गिर्द हर वक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट करता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एनर्जी जीरो क्यों नहीं हो जाती। इसलिए उन्होंने इस मॉडल को गलत मानते हुए इस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस मॉडल के तहत तो एक दिन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो एरविन श्रोडिंगर ने हमें एक बहुत मशहूर इक्वेशन दी जिसे श्रोडिंगर इक्वेशन कहा जाता है। और अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स में चले जाएं तो जो काम न्यूटन ने किया, किसी भी बॉडी पर मैस, फोर्स और उसकी एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप दिया जिसे हम फोर्स इज इक्वल टू ma कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही काम छोटी दुनिया के लिए एरविन श्रोडिंगर ने किया, जिन्होंने हमें बताया कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन, उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं और उसके वेव फंक्शन में वक्त के साथ जो तब्दीली आ रही है उसको एक इक्वेशन के साथ लिख सकते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, मैस है और उसके बाद हमारे पास वेव फंक्शन है जो कि साई से आपको नजर आ रहा है, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा। और यहां पर हमारे पास साई की पोजीशन के साथ वेव फंक्शन कैसे बदलता है, वेव फंक्शन पोजीशन के साथ कैसे बदलता है उसकी इंफॉर्मेशन भी है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जो कि आपको यहां से नजर आ रही है। और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि वेव फंक्शन वक्त के साथ कैसे बदल रहा है। तो पोजीशन के साथ कैसे बदलता है और वक्त के साथ कैसे बदलता है, दो किस्म की इंफॉर्मेशन है। तो मैंने आपको दिखाया कि अगर आप फोर्स इज इक्वल टू ma को भी डिफरेंशियल फॉर्म में जाकर देखें तो आपको बिल्कुल डबल डेरिवेटिव नजर आएंगे। आपको पता चलेगा कि फोर्सेस कैसे काम कर रही हैं और फोर्स की वजह से बॉडी एक्सेलरेट कैसे कर रही है, उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में मिलेंगे और यही काम श्रोडिंगर ने किया। तो यहां पर जो वेव फंक्शन हम देख रहे थे, मैं आपको एक वेव फंक्शन की तस्वीर दिखा रहा हूं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के किसी पोजीशन, खास पोजीशन पर होने के क्या चांसेस हैं। इस पोजीशन पर होने के ज्यादा चांसेस हैं, इस पोजीशन पे भी होने के चांसेस हैं, इस पर और ज्यादा चांसेस हैं, इस पर भी और ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन जहां पर ये जीरो को कट करिए वहां पर चांसेस बहुत कम है। तो पोजीशन के लिहाज से इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पाए जाने के चांसेस क्या है, इसे वेव फंक्शन डिफाइन करता है। और मैं आपको ये बता दूं कि वेव फंक्शन को आज तक साइंसदान सही तरीके से समझ नहीं सके। जो चीज हम समझ सके हैं वो वेव फंक्शन का स्क्वायर है, जिसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, साई स्क्वायर। और साई स्क्वायर का ग्राफ आपको ये बताता है कि जहां पर आपके पास पीक होगी वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल के, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के। और जहां पर आपको ये ग्राफ जीरो होता हुआ नजर आ रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर आप ऑरेंज कलर में देखें, क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के वेव फंक्शन हैं, तो इस वेव फंक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो यहां पर ज्यादा चांसेस हैं। नीले कलर में इलेक्ट्रॉन के यहां पर होने के ज्यादा चांसेस हैं। और इसी तरीके से हमने मुख्तलिफ वेव फंक्शंस को प्लॉट करके आपको दिखाया। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें और हाइड्रोजन के वेव फंक्शंस को हम डिस्कस करें तो आपको मुख्तलिफ किस्म की शक्लें नजर आएंगी, जिसे हम उसके ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये ऑर्बिटल्स आपको ये बताते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के किस जगह पर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जो चीजें ज्यादा चमक रही हैं ऑरेंज कलर के साथ, वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर हाइड्रोजन एटम के पास इतनी एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन के यहां पर होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर हाइड्रोजन एटम के पास इतनी एनर्जी है तो यहां पर ये दोनों जो बीन्स बनी हुई, यहां पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से हम एटम्स को मॉडल करते हैं। मैं एटम की आपको एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास एक क्लासरूम है और क्लासरूम में टीचर का जो टेबल है वो है न्यूक्लियस और उसके आगे मुख्तलिफ चेयर्स लगी हुई हैं डिफरेंट पोजीशन पर। मैं इनको एनर्जी लेवल कहता हूं। तो यहां पर मेरे पास चेयर है और इस पर हमने बिठाने हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सबसे पहली वाली चेयर में बैठ जाएगा। और अगर उस हाइड्रोजन के एटम को हम एनर्जी देंगे तो वो अपनी चेयर से उठेगा और अगली चेयर पर जाकर बैठ जाएगा। अब इस चेयर पर वो ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वापस अपनी चेयर पर आएगा और हमें एक कलर रेडिएट कर देगा, लाइट रेडिएट कर देगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं आपको हाइड्रोजन का एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं। तो हाइड्रोजन इस किस्म की लाइट्स प्रोड्यूस कर सकता है, पर्पल कर सकता है, ब्लू कर सकता है, रेड कलर की कर सकता है। अगर आप हाइड्रोजन पर लाइट शाइन करेंगे तो हाइड्रोजन इन लाइट्स को
एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी जितनी भी लाइट है वो सारी की सारी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन के एटम से होती हुई गुजर जाएंगी। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जो कि उसको मदद देती है किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप करने के लिए। लाइट में उतनी एनर्जी नहीं है कि उसको लेकर हाइड्रोजन या कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर सके, तो वो फिर उस लाइट को नहीं लेता, वो उसको जाने देता है, वो लाइट उसमें से गुजर जाती है। तो हाइड्रोजन का एटम इन फ्रीक्वेंसीज को लेगा और ये फ्रीक्वेंसी उसे मदद देंगी ट्रांजिशन करने के लिए लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। तो मैंने हाइड्रोजन का यहां पर आपको मॉडल दिखा दिया जिसमें पहली सीट पर एक इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया। अब हमारे पास एक मसला है और वो मसला ये है कि दो एक जैसे स्पिन रखने वाले इलेक्ट्रॉन एक सीट पे नहीं बैठ सकते। और ये चीज हमें श्रोडिंगर की इक्वेशन से पता चलती है कि दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक जैसी स्पिन रखते हैं वो एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। तो जब मैंने हीलियम को मॉडल करना है तो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक कुर्सी पर बैठा दिया, एक ऑर्बिट में बैठा दिया, क्योंकि उनकी स्पिन डिफरेंट थी। अब हम चलते हैं लिथियम की तरफ। तो लिथियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसे हमने अगले लेवल पर अगली कुर्सी पर बैठा दिया। अब हम चलते हैं कार्बन में। तो कार्बन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली सीट पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सीट पे 2 इलेक्ट्रॉन और फिर अगली 2 सीट पर एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए बिठाए क्योंकि उनकी स्पिन एक जैसी थी। तो उनको एक जगह पर एक सीट पर नहीं बिठाया जा सकता था और यही फायदा दे गया कार्बन को, क्योंकि कार्बन हर किस्म के बॉन्ड बना सकती है। इसे पॉली एक्सक्लूजन रूल भी कहते हैं। तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि आपके पास लिथियम है तो उसमें आपके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है। आप यहां पे ऑर्बिटल्स भी देख सकते हैं। बेरिलियम में आप देखें, अब आप बोरॉन में देखें तो बोरॉन में हमारे पास पहला ऑर्बिटल 1s2s जो कि ऑर्बिटल्स के नाम है और उसके बाद आप देखें तो यहां पर हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया। इसी तरीके से कार्बन में मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए थे। नाइट्रोजन, तो हम इस तरीके से तमाम एटम्स को मॉडल कर सकते हैं और कार्बन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 2p ऑर्बिटल में हैं, ये उसको मदद देते हैं दूसरे कार्बन के साथ केमिकल बॉन्डिंग में और केमिस्ट्री यहां से जनरेट होती है। तो जब मैं एक कार्बन लेता हूं और दूसरा कार्बन लेता हूं तो उसके बाद वो जब पास आते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने अपनी सीट्स को फिल करना है, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन चेंज कर लेगा। तो आपको देख लें कि आपके पास जो रिजल्टेंट कार्बन का मॉलिक्यूल आया तो उसमें आपको 2 डिफरेंट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं इस चेयर पर, और इस चेयर पर भी आपको बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो एक कार्बन ने कुर्बानी दी और उसने अपनी इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज की और उसके साथ हमें मुख्तलिफ किस्म के कार्बन के एक्सट्रैक्ट्स नजर आते हैं। मसलन डायमंड नजर आते हैं। तो डायमंड में देखिए हमारे पास कार्बन के 4 केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरीके से हमने सिंथेटिक मटेरियल्स बनाने शुरू कर दिए। ग्राफीन बनाया जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा लाइट है, और अब तो ग्राफीन से भी बहुत आगे की बात निकल चुकी है। बहुत नए नए सिंथेटिक मटेरियल्स आ रहे हैं और इन तमाम मटेरियल्स को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको कार्बन के मॉलिक्यूल्स की वो तस्वीर दिखा रहा हूं जो कि हाई टेक माइक्रोस्कोप से ली है। तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर रियल टाइम में कार्बन के मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं ऑर्केस्ट्रा जहां पर एक बहुत बड़ा शो हो रहा है और उस शो को देखने के लिए लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो हमारे पास सीटिंग के 2 हिस्से हैं। एक है मेन फ्लोर, नीचे यहां पर लोग बैठ रहे हैं, और जब यहां पर लोग बैठ जाते हैं तो फिर हम उनको ऊपर बालकनी में ले जाते हैं। ये बालकनी, यहां पर भी लोग बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम एटम्स को मॉडल कर सकते हैं। मटेरियल 2 किस्म के होते हैं, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। मैं आपको दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये सीट्स हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। ये हमारे पास फ्लोर है और ये बालकनी है ऊपर वाली, और ये हमारे पास नीचे वाली फ्लोर है। तो इंसुलेटर्स में फ्लोर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन से फिल होती है, जबकि कंडक्टर में हमारे पास फ्लोर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं होती, बल्कि उसमें कुछ खाली सीटें होती हैं। और इसी वजह से जब लाइट आती है, जब इनको एनर्जी मिलती है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन लाइट लेता है और अपनी अगली वाली सीट पे चला जाता है, लेकिन वहां पे वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो वापस आता है और वही लाइट प्रोड्यूस कर देता है। इसलिए मेटल शाइनी होती हैं और वो कंडक्टर भी होती हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, उसके पास गुंजाइश होती है। लेकिन इंसुलेटर में देखें, इंसुलेटर में आपके पास फ्लोर पूरी की पूरी भरी हुई है, तो अगर आप लाइट देंगे भी तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं मूव कर सकते, इसलिए इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। एक खास किस्म के इंसुलेटर को मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा जिसे ग्लास कहते हैं। ग्लास एक ऐसा इंसुलेटर है जिसमें से लाइट गुजर सकती है, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया कि ग्लास में से लाइट क्यों गुजर सकती है? और उसकी वजह यह है कि ग्लास की एटम में फ्लोर और बालकनी के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत बड़ा है। तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को लाइट शाइन करने की वजह से इतनी एनर्जी नहीं दे सकते कि वो यहां से जंप करके इधर चला जाए, बल्कि उसके लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन शाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये गैप अल्ट्रा वायलेट रेंज में है। तो अगर आपने नीले रंग की लाइट शाइन कर भी दी जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी नाकाफी है ऊपर वाले एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो उसको ऑब्जॉर्व नहीं करेगा, उसको यूज नहीं करेगा, तो वो लाइट इसमें से गुजर जाएगी। जब वो लाल रंग की लाइट देगा तो वो भी नाकाफी है ऊपर तक जाने के लिए, तो वो भी गुजर जाएगी। इसलिए ग्लास में से लाइट के तमाम शेड्स गुजर जाते हैं। और अगर आपने ग्लास को टेंटेड करना है, जिसे हम अंधा शीशा कहते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम या क्रोमियम ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से बीच में ऐसी एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं जिनको हम फिल कर सकते हैं लाइट के साथ। तो अब जब मैं लाइट इस पर बरसाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां जंप करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। और इस वजह से ये ग्लास, जिन्हें हम स्टेन्ड ग्लास कहते हैं, अंधे शीशे कहते हैं, उनमें हमें इंप्योरिटी डालनी पड़ती है। और मैं आपको यहां पर एक अंधा शीशा दिखा रहा हूं जिसके अंदर आप नहीं देख सकते। अगर हम एनर्जी बैंड्स देखें सेमीकंडक्टर के, तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स बनते हैं, और इनके एनर्जी बैंड बालकनी और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो जगह होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम या ज़्यादा होती है अगर हम टेम्परेचर और वोल्टेज को अगर अप्लाई किया जाए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये एनर्जी बैंड कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ऊपर की बालकनी में जंप करेंगे और उनके फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन नीचे कई ऐसी जगह खाली रह जाएंगी जहां इलेक्ट्रॉन होल्स को छोड़ गए होंगे, और जब उन होल्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होल्स की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको मैं डिटेल में सेमीकंडक्टर की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। 1960 में इंसान ने एक बहुत खतरनाक डिस्कवरी की जिसे डेथ रे कहा जाता था, और आज हम इसे लेजर कहते हैं। लेकिन शुरू में इंसान इससे बहुत ज्यादा डरता था और इंसान यह समझता था कि इससे मौत वाकया हो सकती है। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसमें हम करते क्या हैं, हम बालकनी और मेन फ्लोर के दरमियान एक इंटरमीडिएट जगह बना देते हैं। अब जब हम एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, बालकनी में चले जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो सारे के सारे इंटरमीडिएट स्टेट में वापस आते हैं, यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हमें उनके ऊपर एक फोटोन शाइन करना होता है, और इस फोटोन से वो वापस मेन फ्लोर की तरफ आएंगे। लेकिन क्योंकि वो मेन फ्लोर की तरफ आएंगे तो वो एक ही एनर्जी लेवल से नीचे जंप करेंगे, तो हमारे पास जो फोटोन प्रोड्यूस वो करेंगे वो कोहेरेंट होंगे, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होगी या उनका एक कलर होगा। तो ज्यूम करते हैं कि वो रेड कलर के होंगे। तो मैं आपको यही फिनोमेना यहां पर दिखा रहा हूं। आप देखिए ग्राउंड स्टेट है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और वहां पर वो कुछ टाइम गुजारने के बाद एक मेटास्टेबल स्टेट में चला गया। लेजर्स में मेटास्टेबल स्टेट्स मौजूद होती हैं, वहां पर तमाम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रॉन जो सब मेटास्टेबल स्टेट्स में आ चुके होते हैं उन पर हम एक फोटोन शाइन करते हैं, और जैसे ही हम उस पर फोटोन शाइन करते हैं तो वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और एक फोटोन को रेडिएट करते हैं जो इस एग्जाम्पल में रेड कलर का है। तो मेरे पास यहां पर फोटॉन्स जनरेट होते हैं। अब इन फोटॉन्स की एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होंगी, ये कोहेरेंट फोटॉन्स होंगे, क्योंकि एक ही एनर्जी बैंड से जंप करके दूसरे एनर्जी बैंड में आ रहे हैं। तो मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि अगर मैं दो मिरर्स लूं, लेफ्ट मिरर और राइट मिरर, और उनके दरमियान स्टिमुलेटेड एमिशन कराऊं, इसे स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं, तो यहां पर हमारे पास फोटॉन्स जनरेट होंगे। अब वो फोटॉन दूसरे
मेटा स्टेबल स्टेट के इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो और फोटॉन जनरेट होंगे, और फिर जब वो जाएंगे मिरर से टकराएंगे तो वापस से रिफ्लेक्ट होंगे, और जब वो रिफ्लेक्ट होंगे तो वो और ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएंगे क्योंकि दोनों तरफ मिरर्स हैं। और इस तरीके से फोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी। राइट साइड के मिरर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक छोटी सी कैविटी सुराख है, और यहां से ये तमाम फोटॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे और हमें लेजर लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लेजर्स को कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानने के लिए एंटेंगलमेंट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसे आइंस्टाइन भी नहीं समझ सके। तो मैं आपको एंटेंगलमेंट के बारे में बताता हूं कि अगर मेरे पास दो सिक्के हैं और उनको मैं आपस में इंटेंगल कर देता हूं, उनके दरमियान एक रिश्ता बना देता हूं, तो उससे ये होगा कि एक सिक्के को देखते हुए मैं दूसरे सिक्के की स्टेट को जान सकूंगा। यहां पर मैं आपको दोनों सिक्के दिखा रहा हूं, तो एक सिक्के की स्पिन को देखकर मैं दूसरे सिक्के के बारे में प्रिडिक्शन कर सकता हूं, और इनके दरमियान कोई फिजिकल चैनल मौजूद नहीं है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक फिनोमिना है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। जब बहुत छोटे पार्टिकल्स को हम इंटेंगल कराते हैं, उनमें रिश्ता बनाते हैं, तो एक पार्टिकल की स्टेट देखकर हम बता सकते हैं कि दूसरा पार्टिकल हमारी कायनात के किसी भी और हिस्से में होगा, उसकी स्टेट क्या होगी। हो सकता है वो स्टेट बिल्कुल उसके मुताबिक हो सकता है वो स्टेट उससे इन्वर्स हो, लेकिन हम बगैर किसी फिजिकल इंफॉर्मेशन के हासिल किए हुए उसकी स्टेट बता सकते हैं। इस सीसॉ को ले लीजिए, इसमें दो पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल हम अज्यूम करते हैं जमीन पर है और दूसरा पार्टिकल चांद पर है। तो अगर मेरे पास लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल ऊपर है तो मुझे पता होगा, चाहे मैं चांद वाले पार्टिकल को नहीं भी देख पा रहा, लेकिन मुझे पता होगा कि वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये एंटेंगल्ड पार्टिकल है। और फर्क इतना है कि एंटेंगलमेंट में इनके दरमियान कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। और अब मैं आपको अपनी ही एक वीडियो से कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैंने क्वांटम एंटेंगलमेंट और उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस किया है। बचपन में मेरी क्लास में दो ट्विन्स पढ़ते थे, जुड़वा भाई पढ़ते थे। एक का नाम असद था और एक का नाम अशर था। दोनों में एक बात बहुत मुश्तरक थी, एक तो उनकी शक्लें मिलती थी, पर जब उनमें से कोई एक भी बीमार होता था तो दूसरा भी बीमार हो जाता था। कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि असद कराची गया हुआ था और अशर रहीम खान में अगर बीमार हुआ तो असद कराची में बीमार पड़ गया। उनमें कोई ना कोई चीज़ मुताबिकत रखती थी, कोई ना कोई लिंक मौजूद था, और हम उस बात को बहुत एंजॉय करते थे। पर जब मैंने क्वांटम एंटेंगलमेंट को पढ़ा तो मुझे असद और अशर की कहानी दोबारा याद आ गई। मेरे पास यहाँ पर दो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है। अगर हम दो पार्टिकल्स को, क्वांटम पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पास लाएं और वो अपनी प्रॉपर्टीज शेयर कर लें, वो अपनी क्वांटम स्टेट्स को शेयर कर लें, और उसके बाद हम उनको दूर दूर ले जाएं, तो जब मैं एक पार्टिकल की स्टेट चेंज करूँगा तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट भी चेंज होगी। आप कहेंगे कि उनमें किसी किस्म का लिंक होगा। जी नहीं, उनमें किसी किस्म का लिंक नहीं है। उनके दरमियान कोई चैनल नहीं है, कोई डाटा लिंक नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड हैं। पर जब मैं किसी एक पार्टिकल की स्टेट को चेंज करूंगा तो दूसरे पार्टिकल की स्टेट जो है वो भी चेंज हो जाएगी। वो एक किस्म के अशर असद ट्विन ब्रदर्स जो हैं वो बन चुके हैं। इस चीज़ को हम क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं। और इसकी सबसे अहम चीज़ ये है कि बीच में किसी किस्म का कम्युनिकेशन लिंक मौजूद नहीं होता। मैं आपको दो पार्टिकल्स दिखाता हूँ। ये दोनों पार्टिकल्स इस वक्त स्पिन कर रहे हैं। सपोज़ हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब हम जब भी इसको ऑब्ज़र्व करेंगे इन दोनों पार्टिकल्स को, तो क्या ये हमें ऐसे स्पिन करते हुए नज़र आएंगे? जी नहीं, बल्कि बोहर ने हमें ये कहा कि नहीं, जब हम इनको ऑब्ज़र्व करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती हैं, तो ये हमें एक फिक्स्ड स्टेट में नज़र आएंगे। और अगर ये इंटेंगल्ड हैं तो ये एक दूसरे की ऑपोजिट स्टेट में होंगे। मसलन जो ऊपर है रेड कलर का पार्टिकल वो इस वक्त अपवर्ड स्टेट में है, और नीचे जो पार्टिकल है वो इस वक्त डाउनवर्ड स्टेट में है। तो जब मैंने इनको ऑब्ज़र्व किया तो ये फिक्स स्टेट में आ गए, पर जैसे ही मैंने इनकी ऑब्ज़र्वेशन को ख़त्म किया तो ये दोबारा पिन करना शुरू हो गए। इस चीज़ को बोहर ने सबसे पहले दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, पर आइंस्टाइन ने इस पर बहुत ज़्यादा शक का इजहार किया। आइंस्टाइन का ख्याल था कि इंटेंगलमेंट नहीं हो सकती, और वो इसको कहता था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस,
इस चीज़ को कैसे साबित किया जाए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। आइंस्टाइन जो है वो 1962 में उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन बेल। और जॉन बेल ने एक मशीन का एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जिससे वो ये देख सकते थे कि क्या आइंस्टाइन जो है वो ठीक कह रहे हैं या बोहर ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने एक मशीन के खदोखाल बनाए जिसमें हम इंटेंगलमेंट जो है वो कर सकते थे पार्टिकल्स की। और उस मशीन को एक और साइंसदान ने अमली शक्ल बनाई। इनका नाम भी जॉन क्लॉजियर था और ये आइंस्टाइन के बहुत बड़े फ़ैन थे और ये साबित ये करना चाहते थे कि इंटेंगलमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, और इसलिए इन्होंने इस मशीन का पूरा खाका बनाया और उस मशीन को दिन रात मेहनत के बाद बनाना शुरू कर दिया। ये है वो मशीन जिसमें सबसे पहले इंटेंगलमेंट की गई, देखी गई पार्टिकल्स की, और इसमें हज़ारों पार्टिकल्स जो हैं वो सिमुलेट किए गए जिनकी इंटेंगलमेंट थी। अब जब रिजल्ट सामने आना शुरू हुए तो उनको नज़र आया कि जब भी इंटेंगल्ड पेयर को देखते थे तो एक की स्टेट दूसरे की स्टेट से ऑपोजिट थी, और जब भी किसी की स्टेट जो है वो चेंज होती थी तो उसके इंटेंगल्ड पेयर की एट अ डिस्टेंस स्टेट जो है वो चेंज हो जाती थी। इसमें अहम बात यह है कि हम जो नॉर्मल पार्टिकल है उसको भी देख सकते हैं और उसका जो इंटेंगल्ड पार्टिकल है उसको भी देख सकते हैं। हम असद और अशर दोनों को एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको अब इंटेंगलमेंट की एप्लीकेशंस बताता हूँ। आपने कभी स्टार ट्रैक देखी होगी। स्टार ट्रैक मूवी में टेलीपोर्टेशन होती है, मास ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें इंसान एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है। ये इंटेंगलमेंट की एक एप्लीकेशन है जो कि हम फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे भी, और अभी भी इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो इसमें हम एक जगह से दूसरी जगह मास को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको नज़र आता है कि इंटेंगलमेंट की एक एप्लीकेशन आपको नज़र आती है। पर ये है कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। इंटेंगलमेंट के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पास कुछ जजीरे हैं जिसमें लैब्स बनी हुई है जो कि इंटेंगलमेंट कर रही हैं। और वो क्या इंटेंगलमेंट कर रही है, वो एक छोटा सा फोटोन जो है वो 143 किलोमीटर दूर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि बीच में कोई भी कम्युनिकेशन लिंक नहीं है। तो वो क्या करते हैं, अगर आप ये देखें तो ये वो लैब है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैंने आपको बताया कि 143 किलोमीटर के फासले पे एक जो फोटोन है उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। कैसे की जाती है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये दो पार्टिकल हैं और ये इंटेंगल्ड पार्टिकल हैं। तो क्या हुआ जी, ये जो कॉमन क्वांटम स्टेट्स हैं उनको शेयर करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉमन है। एक ऑरेंज कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। अब मैंने एक तीसरा पार्टिकल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ से यहाँ। सपोज़ ये इंग्लैंड है ब्लू कलर और ये फ्रांस है। तो मैंने यहाँ से इस ब्लैक कलर के पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट करना है इंग्लैंड से फ्रांस में। तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं यहाँ से इसको भेजूँगा इस तरफ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं ये करूँगा, मुझे ये पता है कि ये जो ब्लैक पार्टिकल है ये अगर वहाँ पर जाएगा तो उसी कंडीशन में जा सकता है जब यहाँ पर ये ऑरेंज पार्टिकल वाइट बन जाए। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो है वो वाइट का ऑपोजिट होता है। तो मैं इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना शुरू कर दूंगा। जब मैं इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूंगा, अब देखिए मैं इसको वाइट करता जा रहा हूं तो ये ग्रे कलर का होता जा रहा है। और जब मैं इसको पूरा वाइट कर लूँगा तो ये ब्लैक हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटेंगल्ड पार्टिकल थे। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये पार्टिकल जो है, जो मैंने मेरा गेस्ट पार्टिकल था उसको इंटेंगल कर दिया, अब वो फ्रांस में पहुंच चुका है। पर एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि जब हम किसी चीज़ को, किसी भी पार्टिकल की जब हम क्वांटम स्टेट्स को रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये नहीं हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे और वहाँ पर भी पहुँच जाए। वहाँ से पहुँचने से पहले ये यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम फ्यूचर में एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज सकते हैं। अगर हमारे पास क्वांटम इंटेंगल्ड पार्टिकल्स हैं तो उनके जरिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। और अब इस वक्त दुनिया क्वांटम इंटेंगलमेंट से बहुत ज़्यादा काम ले रही है। वो सिर्फ डेटा एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज रही, वो इमेजेस एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज रही, बल्कि अब साइंटिस्ट ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें एल्यूमिनियम शीट, जो कि 15 माइक्रोमीटर की डायमीटर की शीट है, उसकी वाइब्रेशंस एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही हैं। उसकी वाइब्रेटिंग शीट के मोशन को इंटेंगल किया जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक और एक्सपेरिमेंट में
सिलिकॉन के बने हुए बीम्स 15 माइक्रोमीटर के बीम्स की कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी एंटेंगलमेंट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट की जाती है। एक और स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो इस स्टडी में हमने एक जगह से दूसरी जगह एंटेंगल्ड फोटॉन्स की इंफॉर्मेशन भेजी और बीच में कितना डिस्टेंस था, 1200 किलोमीटर। जबकि इससे पहले जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें एंटेंगलमेंट जो यूज की वो 100 किलोमीटर्स दूर डेटा भेजने के लिए इस्तेमाल की गई थी। तो यहां पर हम 1200 किलोमीटर दूर तक अब एंटेंगलमेंट के जरिए इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। क्लासिकल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो किस्म की बिट्स होती हैं, 0 और 1, लेकिन क्वांटम बिट्स बहुत मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं क्वांटम बिट्स 0, 1 और उनकी सुपरपोजिशन होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको 2 डायमेंशनल बिट्स कहना चाहिए। जिस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं, हमारे पास एक स्फीयर है और ये 2 डायमेंशनल क्वांटम बिट है जिसमें हमारे पास 0 स्टेट भी है, 1 स्टेट भी है और इसके अलावा ये कोई भी सुपरपोजिशन स्टेट ले सकती है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2 कलर से। मेरे पास एक ग्रीन कलर और एक येलो कलर है। तो ग्रीन 1 और येलो 0 शो करता है, लेकिन अगर आप क्यूबिट देखेंगे तो वो आपको 1 भी कुछ जगहों पर देगी, 0 भी देगी, लेकिन उसके अलावा वो स्टेट जब सिक्का घूम रहा होता है उनको हम सुपर इम्पोज्ड स्टेट्स कहते हैं, वो भी आपको देगी। आप इनको जाहिर करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां पर आपको कुछ क्वांटम स्टेट्स दिखा रहा हूं। 0 स्टेट ये है ऊपर वाली और 1 स्टेट है और उसके बीच में हमारे पास जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हम नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास n क्यूबिट्स हैं तो मैं 2 टू रेज पावर n डिफरेंट रूट्स को, पाथ्स को एक्सेस कर सकता हूं, प्रोसेस कर सकता हूं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्वांटम मैकेनिक्स की, क्योंकि अब आप एक्सपोनेंशियली तरक्की करेंगे, क्योंकि आप 2 की पावर n स्टेट्स को साइमल्टेनियसली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम सिर्फ 0 स्टेट को ट्रांसमिट कर सकते थे या 1 स्टेट को कर सकते थे, लेकिन क्वांटम स्टेट्स में अगर मैं 2 टू रेज पावर 50 स्टेट्स को भी एट अ टाइम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। अगेन मैंने यहां पर आपको एक क्यूबिट दिखाई है, तो आप देख सकते हैं कि ये 0 स्टेट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 स्टेट है, और उसके अलावा हमारे पास एक आर्बिट्रेरी स्टेट है जिसे साई कहेंगे, और साई को हम कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बयान कर सकते हैं और उसके अलावा उसकी पोलैरिटी के साथ भी उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको क्लासिकल बिट्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए महसूस हो रही हैं, लेकिन अगर आप क्वांटम बिट्स को देखें तो क्वांटम बिट्स आपको स्फेरिकल शेप में नजर आ रही हैं। ये आपको समझाने के लिए किया गया, और इसमें उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि वो सुपर इम्पोज हो रही है। तो वो एक घूमते हुए सिक्के की तरह है, जो हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। लेकिन जब भी आप किसी क्वांटम बिट को पोक करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो कोलैप्स कर जाती है और वो आपको या तो 0 देगी या 1 देगी। क्वांटम एंटेंगलमेंट की एक एप्लीकेशन टेलीपोर्टेशन भी है। हम एक जगह से दूसरी जगह इंसान को भेज सकते हैं, जिस तरह स्टार ट्रेक की मूवीज में हमें दिखाया जाता है। तो सपोज मेरी बॉडी पूरी की पूरी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनी है, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको मैं एंटेंगलमेंट के जरिए पाकिस्तान से फ्रांस भेज देता हूं। तो वहां पर मेरे जितने भी पैरामीटर रिसीव होंगे, मेरे जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स वहां पर रिसीव होंगे, उनकी स्पिन रिसीव होगी, उनके मुख्तलिफ पैरामीटर रिसीव होंगे, उनको इकट्ठा करके एक दोबारा अदील इम्तियाज बनाया जा सकता है। और आज के साइंसदान ये समझते हैं कि फ्यूचर में हम टेलीपोर्टेशन करने के काबिल हो जाएंगे। क्वांटम बिट्स को दिखाने के लिए मैंने आपको कलर्स की मिसाल दी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 3 किस्म के कलर हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और ये तीनों मुख्तलिफ क्यूबिट्स हैं। तो अगर आप इनको सुपर इम्पोज करें तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म का डाटा आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनकी सुपर पोजिशन से आपको कितने मुख्तलिफ किस्म के कलर्स मिल सकते हैं। इसी तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम 3 क्यूबिट्स यूज करते हैं तो उनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उनकी जो सुपर इम्पोज स्टेट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, और उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसीलिए क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल करते हुए हम बनाने जा रहे हैं क्वांटम इंटरनेट, जो कि फ्यूचर का इंटरनेट होगा, जो बहुत ज्यादा फास्ट होगा और बहुत ज्यादा सिक्योर होगा। सिक्योर कैसे होगा, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2 बहुत लंगोटिए दोस्तों की,
लंगोटिया दोस्त बहुत गहरे दोस्तों को कहा जाता है। और एक दोस्त के पास एक ब्रीफ केस है, उस ब्रीफ केस का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसने वो दूसरे दोस्त को भेजना है। और उस ब्रीफ केस पर एक लॉक भी लगा हुआ है जिसको वो एक कोड की मदद से खोलता है, जो कि मैंने आपको यहां पर की शक्ल में दिखाया। तो एक्चुअली ये की क्या है, ये इस ब्रीफ केस की डिजिटल की है। अब उसने ब्रीफ केस अपने दोस्त को भिजवा दिया और फिर उसने फोन किया और अपने दोस्त को बताया कि इसका लॉक, इसकी डिजिटल की क्या है, क्योंकि उसे डर है कि बीच में एक हैकर मौजूद है और यह ब्रीफ केस उसे मिल सकता है। तो अब अगर उसे ये ब्रीफ केस मिल जाता है और उसके पास की नहीं है तो वो इस ब्रीफ केस को खोल नहीं सकेगा। यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में हो रही होती है। क्वांटम मैकेनिक्स बिल्ट इन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो मेरे पास यहां पर एलिस है और यहां पर भी एलिस है और उन्होंने एक दूसरे को डाटा भेजना है। तो उन्होंने एक वर्ड भेजना है हेलो। तो सबसे पहले हेलो का वर्ड हम रैंडमाइज करते हैं, हम डाटा को एक इनकोडिंग स्कीम से गुजारते हैं जिसमें वो रैंडम नंबर्स इनकी जगह जनरेट कर देंगे। अब हम ये जानते हैं कि हम चाहे कितना भी बड़ा कंप्यूटर बना दें, आज की दुनिया का क्लासिकल कंप्यूटर, वो जब डाटा को रैंडमाइज करेगा, रैंडम एल्गोरिथम्स देगा, तो उनमें भी एक पैटर्न कहीं ना कहीं छुपा होता है और वो पैटर्न बीच में जो हैकर बैठा है, जिसे ईव का नाम दिया गया, वो निकाल लेगा। अगर उसके पास कंप्यूटर तेज हुआ तो वो आपका डाटा उसको दोबारा री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग करके निकाल लेगा। इसलिए ये बड़ी जरूरी है कि आपकी की उसके हाथ ना लगे। अगर आपका डाटा उसके हाथ लग भी जाता है तो आपकी की उसके हाथ ना लगे जिसका इस्तेमाल करते हो आप इसको रैंडमाइज कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया बहुत अनसर्टेन होती है, वहां पर रैंडमनेस पाई जाती है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में इस डेटे को लेके जाना बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वो बिल्ट इन रैंडमनेस उस पूरे के पूरे सिस्टम में मौजूद है। मैं इसको रैंडमाइज करके जब इस डेटा को भेजूंगा और उसके बाद की को भेजूंगा, तो की को जैसे ही ईव पढ़ने की कोशिश करेगी, की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी और की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो यहां पर मौजूद नीले रंग की एलिस को पता लग जाएगा कि इस की को पढ़ने की कोशिश की गई और वो उस डेटा को खत्म कर देगी। कैसे? मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक जगह से, ये सेंडर, इसने डाटा भेजा दूसरे सेंडर को और उसने एज अ की एक फोटोन को इस तक भेजा। ये उसकी प्राइवेट की है। अगर उस फोटोन को किसी ने भी पढ़ने की कोशिश की, उसको प्रोसेस करने की कोशिश की, तो हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो स्टेट चेंज हो जाती है। अब की वैल्यू चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी और जब रेसिपिएंट के पास चले जाएगी तो उसको पता लग जाएगा कि इस की के साथ कोई गड़बड़ हुई है और वो उस डेटे को खत्म कर देगा और अगले डेटे को दोबारा यूज करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स काम करते हैं, जिनको हम डिटेल में किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर मोर्स लॉ बताता जाता हूँ और इसमें हमें बताया गया कि हर 18 महीनों के बाद किसी चिप पर ट्रांजिस्टर्स की तादाद डबल हो जाती है। तो ट्रांजिस्टर पर स्क्वायर इंच आहिस्ता आहिस्ता डबल होते जाते हैं हर 18 महीनों के बाद, और इतनी तेजी से हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन क्या ये तरक्की काफी है? आज की दुनिया में हम 30 बिलियन ट्रांसमीटर्स एक चिप पर लगा सकते हैं। अगले 18 महीनों में यह तादाद 60 बिलियन की हो जाएगी। लेकिन नेचर को सिमुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मसलन मैं आपको कैफीन के एक मॉलिक्यूल की कहानी सुनाता हूं, जिसको सिमुलेट करने के लिए अगर हम क्लासिकल कंप्यूटर का सहारा लें तो हमें इतना बड़ा कंप्यूटर चाहिए जो हमारी गैलेक्सी के बराबर हो, मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर हो, क्योंकि वो इसके तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्वार्क्स हो गए, ग्लूऑन्स हो गए, उन सब की स्पिन देखेगा, उनके इंटरेक्शंस देखेगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखेगा, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स देखेगा, वो इनकी स्पिन देखेगा, वो इनके बॉन्डिंग्स देखेगा। तो इतनी चीजें वो देखेगा कि उसे इस एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लोर करने के लिए 10⁻⁴8 बिट्स की जरूरत है। लेकिन अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से बनाया हुआ कंप्यूटर इस्तेमाल करूं, जिसे क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है, तो सिर्फ 160 क्यूबिट्स में हम इस कैफीन के पूरे मॉलिक्यूल को सिमुलेट कर सकते हैं। और अगर क्लासिकल दुनिया की बात करें तो हमें गैलेक्सी, अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के कहकशां के बराबर क्लासिकल कंप्यूटर चाहिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि क्वांटम मैकेनिक्स कितनी तेजी से काम कर रही है। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों इतनी फास्ट है। मेरे पास एक कंप्यूटर है और उसका पासवर्ड गुम हो गया। मुझे ये पता था कि वो 3 बिट का पासवर्ड है, तो मैं 3 बिट के सारे कॉम्बिनेशन उसको दूंगा। पहले एक लगाऊंगा, वो प्रोसेस करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लेकिन अगर उसकी जगह क्वांटम कंप्यूटर है तो मैं उसे 3 बिट्स का जो पासवर्ड है वो जब बताऊंगा कि मेरा 3 बिट्स का पासवर्ड गुम हो गया, तो वो एट अ टाइम इन 8 कॉम्बिनेशन को पैरेलल में एक वक्त में प्रोसेस करेगा और फिर एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करेगा जिसे ग्रोवर एल्गोरिदम कहा जाता है। और ये एल्गोरिदम जितनी भी नॉन डिजायर्ड स्टेट्स हैं, ऐसी स्टेट्स जो हमें नहीं चाहिए, उनको खत्म कर देगी। तो हमारे पास सिर्फ एक साइकिल में एक स्टेट आएगी और वो स्टेट हमें बता देगी कि ये आपका पासवर्ड है। जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में हमें 8 स्टेट्स 8 साइकिल में चेक करनी होती थी और फिर हमें पता लगता था कि कौन सा पासवर्ड ठीक है। अब इन नंबर ऑफ स्टेट्स को अगर आप 50 कर दें तो 2 टू रेज़ पावर 50 कितना बड़ा नंबर बन जाएगा। क्लासिकल कंप्यूटर में लॉजिक डिजाइन करते हैं लॉजिक गेट्स की मदद से। इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम गेट्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है लॉजिक को सिमुलेट करने के लिए, उसे क्वांटम एनीलिंग कहते हैं, लेकिन उसको हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। आईबीएम ने पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया जिसे आईबीएम क्यू का नाम दिया गया। ये क्वांटम कंप्यूटर, आपको मैं इसकी तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसमें गोल्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, इसमें स्पेशल केबल्स का इस्तेमाल किया गया ताकि इसकी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा फास्ट हो और इसकी प्रोसेसिंग पावर भी बहुत ज्यादा तेज हो। आईबीएम ने 4 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर बनाया, लेकिन अब आईबीएम 16 क्यूबिट्स का कंप्यूटर बना चुकी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 4 क्यूबिट का एक कंप्यूटर आम लोगों के लिए इंटरनेट पर प्लेस कर दिया है जिसे क्वांटम एक्सपीरियंस का नाम दिया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो वैसे आपके पास अगर 0 से शुरू करें तो आपके पास 5 बिट हैं और इसमें आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। मैंने इस पर चंद प्रोग्राम्स बनाए हैं और उनकी वीडियोस पहले ही मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग का टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं मेरी, और फिर इस कंप्यूटर पर जाकर क्वांटम कंप्यूटर पर जाके प्रोग्राम बना सकते हैं और उसको सिमुलेट भी कर सकते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि आईबीएम ने 20 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर बना दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो अब कोई भी प्रोसेस जिसमें 2 टू रेज़ पावर 20 स्टेट्स हैं उसको फौरन सॉल्व कर सकती है। एट अ टाइम वो 2 की ताकत 20 रूट्स को पैरेलल में एक्सप्लोर कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 20 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर अवेलेबल है, लेकिन आईबीएम इससे आगे जा रही है और वो 50 बिट का क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रही है। यहां पर मैं आपको उसका प्रोसेसर दिखा रहा हूं और इस प्रोसेसर को देखते हुए आप गेस कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। इसके मुकाबले में नासा गूगल के साथ मिलकर एक और ब्रांड इस्तेमाल कर रही है, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रही है जिसे डी वेव कहा जाता है। इसमें भी क्वांटम बिट्स होती हैं, इनकी क्वांटम बिट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, नंबर में 1000 2000 क्वांटम बिट्स होती हैं। लेकिन इन दोनों क्वांटम कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए। तो अगर आपने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया है तो आपको उसको रखने के लिए 100 मिली केल्विन टेम्परेचर चाहिए, यानी आप तकरीबन एब्सोल्यूट जीरो के पास -273 सेंटीग्रेड के पास टेम्परेचर पर क्वांटम कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर क्वांटम कंप्यूटर के लिए बहुत कम टेम्परेचर चाहिए तो हमारे घरों में क्वांटम कंप्यूटर कैसे आएगा? इसलिए साइंसदान ये समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर्स सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को ख़त्म कर सकेंगे, रिप्लेस कर सकेंगे। हमारे घरों में जो डिस्प्लेज होंगे वो ऐसे ही होंगे जिस तरीके से आज हमें नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपके पास डिस्प्ले कंप्यूटर है और उसके पीछे ईथरनेट जा रही है और ये हमारा एक पूरा स्विच है और उस स्विच के साथ आगे हमारे पास एक क्वांटम कंप्यूटर अटैच्ड है। तो आपको जो मेन फ्रेम, जो बड़े बड़े सर्वर्स मौजूद होंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के पास, वो क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे, लेकिन हमारे घरों में हमें बिल्कुल नॉर्मल कंप्यूटर्स ही फ्यूचर में नज़र आने वाले हैं और हमें ये लगेगा कि हम उन कंप्यूटर्स को
क्लाउड पर ऑपरेट करें, लेकिन उनके पीछे क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। साइंसदानों का यह ख्याल है कि शायद 200 साल तक हमें इसी मॉडल को ऑपरेट करना पड़े और उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे घरों में आ सकें। और उसकी मेन वजह यह कि उसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और हम हर कंप्यूटर में ये फीचर नहीं ला सकते। अगर आपके पास एक क्लासिकल कंप्यूटर है और आप एक मेज को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो क्लासिकल कंप्यूटर एक बंदा छोड़ेगा इस मेज से बाहर निकलने के रास्ते को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो बारी बारी तमाम रास्तों को एक्सप्लोर करेगा, और फिर जब उसे सही रास्ता मिलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम क्वांटम कंप्यूटर को आती है, और अगर आपके पास 50 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर है, तो वो 2⁻50 बंदे छोड़ेगा। यहाँ पर 2⁻50 बंदे छोड़ेगा, जो कि पैरेलल में हर स्टेट को या हर रास्ते को ढूंढना शुरू कर देंगे और फौरन वो रास्ता निकाल लेंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर की कितनी जबरदस्त एप्लीकेशन है, और इसीलिए इनको यूज किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स पे। एक एल्गोरिदम है ट्रैवलिंग सेल्समैन एल्गोरिदम, उस पर क्वांटम कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जितने भी क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत सिक्योर होगा, उसके एरर्स, बिट रेट एरर्स बहुत कम होंगे, क्वांटम बिट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, और क्वांटम बिट्स बाकायदा हमें नज़र आती हैं प्रोसेसर्स पर। अगर आप क्वांटम प्रोसेसर्स को देखें तो वहाँ पर आपको क्वांटम बिट्स पेस्ट हुई नज़र आती हैं, और उनसे फिर हम क्वांटम कंप्यूटिंग, जो कि एक्सपोनेंशियली फास्ट प्रोसेसिंग पावर रखती है, वो हासिल करेंगे। और वो क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, इसलिए आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम क्यूबिट्स बढ़ाते जाएंगे, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मसलन अगर आपके पास 275 क्यूबिट्स का एक क्वांटम कंप्यूटर है, तो ये कंप्यूटर हमारी कायनात में, जितनी कायनात हमने अभी ऑब्जर्व किया, जिसका मुशाहिदा किया, उसमें जितने एटम्स हैं उन तमाम एटम्स को सिमुलेट कर सकता है। सिर्फ 275 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर। 50 क्यूबिट्स का क्वांटम कंप्यूटर तो IBM ने कहा है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं। 10 साल साइंसदान कहते हैं कि इस कंप्यूटर को बनाने में लगेंगे। तो 2029-2030 में आपके पास ऐसे कंप्यूटर्स आएंगे जो आपकी पूरी ऑब्जर्वेबल कायनात में जितने भी एटम्स हैं उनको सिमुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम कायनात को बहुत अच्छे तरीके से सिमुलेट भी कर सकेंगे और उसको स्टडी भी कर सकेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग में एक और चीज़ आती है, क्वांटम टनलिंग। अगर आप एक पहाड़ी को सर करना चाहते हैं तो आप बहुत तेज़ी से भागते हुए आएंगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और आप पहाड़ी पर चढ़ दौड़ेंगे। क्या आप पहाड़ी के बीच में से गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते। क्लासिकल मैकेनिक्स हमें यही कहती है कि हम टनल नहीं कर सकते, हम घुस नहीं सकते, हम गुजर नहीं सकते आम बैरियर्स में से। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि नहीं, आप गुजर सकते हैं, चाहे आपकी एनर्जी, आपके पास उतनी एनर्जी ना हो जितनी एनर्जी की ज़रूरत है पहाड़ी को ऊपर से क्रॉस करने के लिए, लेकिन स्टिल आप अंदर से गुजर सकते हैं। इस इफेक्ट को क्वांटम टनलिंग कहा जाता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो साइंसदान ये बताते हैं क्योंकि क्वांटम लेवल पर वेव फिनोमेना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। तो जब भी आप किसी पार्टिकल को देखते हैं तो पार्टिकल के सामने अगर बैरियर आता है, वो जाके उसको टक्कर मारता है तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड है। तो अगर उस पार्टिकल की जगह आप एक वेव को लेते हैं तो वेव तो बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसलिए इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मौजूद है, जो कि कम होगी लेकिन जीरो नहीं है, कि बैरियर के उस तरफ पार्टिकल नहीं जा सकते। तो बहुत से पार्टिकल्स हैं जो वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उस बैरियर में से आगे निकल जाएंगे। ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी कोई चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे पास एक रोशनी की किरण है और आप देखिए ये इंसिडेंट रे यहां से ट्रेवल कर रही है और इस सरफेस पर लग रही है, और उसके बाद यहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आप गौर से इसको देखें तो सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ रे आपको इस सरफेस पर भी मिल जाती है। इसे एवेनेसेंट वेव कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एवेनेसेंट वेव दिखा रहा हूँ। आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और कुछ रिफ्रैक्ट भी होगी यहाँ पर।
लेकिन इस तरफ को देखें आप, आपको हल्की सी छोटी सी वेव नजर आएगी। ये वेव टनल थ्रू कर रही है, ये ना तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना रिफ्रैक्ट हो रही है, इसमें आपके पास लाइट वेव टनल थ्रू कर रही है। और ये चीज हमें नजर आती है मैक्सवेल की इक्वेशंस में भी, हमें ये चीज नजर आती है। और फिर अगर हम श्रोडिंगर की इक्वेशंस देखें, दोनों में हमारे पास एवेनेसेंट वेव नजर आती है। तो मैं आपको यहां पर दोबारा टनलिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि हमारे पास अगर एक बैरियर है और अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एनर्जी भी कम है तो क्या आप इस बैरियर में से गुजर सकते हैं? नहीं गुजर सकते। लेकिन हमें यह पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर पार्टिकल्स का वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। और अगर आप इसके वेव फंक्शन को देखें तो मुख्तलिफ जगहों पर इसके होने की प्रोबेबिलिटीज भी यहां से हमें मिल सकती हैं। और इस वेव फंक्शन को अगर हम इस बैरियर के अलोंग देखें तो यहां पर भी वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी इसके पाए जाने के चांसेस होते हैं। गोया कि ये चांसेस कम हैं, बहुत से पार्टिकल्स वापस बाउंस बैक होंगे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जो कि कम एनर्जी रखते हैं वो टनल थ्रू भी कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स की एग्जांपल ले लीजिए। फाइबर ऑप्टिक्स में इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है, तो हमारे पास लाइट बीम जो इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो इंटरनल रिफ्लेक्शन का शिकार होती है और वो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाती बनाती आगे जाती है। लेकिन जहां से भी वो रिफ्लेक्ट होती है उस जगह पर कुछ ना कुछ लाइट टनल करती है और हमें यहाँ पर एवेनेसेंट वेव्स मिलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये छोटी सी यहाँ पर आपको लॉस नजर आ रहा है लाइट का, यहाँ पर भी आपको लाइट का लॉस नजर आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये पेनिट्रेशन क्यों होती है? और इस पेनिट्रेशन के होने की वजह टनलिंग है। यहीं पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास लाइट आती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक वेव रिफ्लेक्ट हुई और कुछ वेव इसके अंदर टनल थ्रू कर देती है। लेकिन हमें जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि मैक्सवेल ने और श्रोडिंगर ने निकाली, वो ये बताती हैं कि ये वेव का हिस्सा जो अंदर टनल करता है वो बहुत जल्दी डिके कर देता है। तो इसलिए आपको ये शक्ल ऐसी नजर आ रही है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, डिके कर जाता है। तो आपको ऑप्टिकल फाइबर में भी टनलिंग का इफेक्ट नजर आता है। टनलिंग समझाने के लिए टनलिंग माइक्रोस्कोप का भी जायजा लिया है। यहां पर हमारे पास एक टनलिंग माइक्रोस्कोप दिखाई जा रही है और इसमें आप देख सकते हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूं कुछ वीडियोस में, कि हमारे पास यहाँ पर निडल होती है और यहाँ पर बाइसिंग की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब जैसे ही सरफेस पास आती है इस निडल के, तो इलेक्ट्रॉन टनल करना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन टनलिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन टनल करना शुरू कर देते हैं तो करंट में चेंज आ जाती है। अगर सरफेस ज्यादा पास होगी तो ज्यादा चेंज आएगी, अगर सरफेस दूर होगी तो कम चेंज आएगी। और उस चेंज को देखते हुए हम अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि सरफेस कैसी है। इस माइक्रोस्कोप के जरिए हमने रियल टाइम मॉलिक्यूल्स को और उनकी शेप्स को एक्सप्लोर किया। मैं यहां पर आपको मॉलिक्यूल्स की असल शक्ल दिखा रहा हूं, ये सिमुलेटेड शक्ल नहीं है बल्कि असल शक्ल है। तो टनलिंग माइक्रोस्कोप के जरिए हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, हम उनकी असल शेप में लेके आते हैं और उनकी माइन्यूट डिटेल्स जो उनकी सरफेस पर होती हैं, जो उनके बॉन्ड्स होते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। और उसका मेन फंक्शन टनलिंग की वजह से होता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से हमें मिलता है। आपके पास एक पार्टिकल है जिसको आपने मेजर नहीं किया, तो आपके पास उसका एक वेव फंक्शन है और मैं आपको यहां पर वेव फंक्शन दिखा रहा हूं। अब आपको मालूम नहीं उसकी स्टेट क्या है। सपोज अगर हम सिक्का एक उछालते हैं, वो 0 है कि 1, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही मैंने उसको मेजर किया कि उसकी वैल्यू क्या है, तो अब क्या हुआ कि उसका वेव फंक्शन कोलैप्स होगा। तो अगर वो हेड्स होगा तो वो हेड्स की तरफ आपको 1 प्रोबेबिलिटी दिखा देगा, अगर वो टेल्स होगा तो वो टेल की तरफ चला जाएगा। तो मेजरमेंट से अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, आप बिल्कुल सर्टेन हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं, आपको 100% पता लग जाता है कि भाई ये सिक्का जो है वो इस पर चांद नजर आ रहा है। इसी तरीके से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में मेजरमेंट ले लेते हैं तो फिर हमारे पास अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है। और कोलैप्स करने की वजह से कई मरतबा दूसरे लोगों को पता भी चल जाता है कि इस प्रोसेस की मेजरमेंट ली जा चुकी है। लेकिन यही चीज क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको नजर नहीं आती। जब हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल तो कई जगह पर हो सकता है, लेकिन जब क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या एक फुटबॉल कई जगहों पर हो सकता है?
मैं अगर अपने दोस्त ए को पास दे रहा हूं तो मैं बी को भी दे सकता हूं, मैं सी को भी दे सकता हूं, मैं डी को भी दे सकता हूं। तो यहां पर अनसर्टेनिटी क्यों नहीं होती, यहां पर सर्टेन होता है और हमें पता है कि फुटबॉल की ये लोकेशन है, एक जगह पर लोकेशन। तो यहां पर क्वांटम मैकेनिक्स क्यों मैच नहीं करती हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि इनमें आपस में क्या रब्त है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसी क्या चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटम बिहेवियर बड़ी चीजों में दिखा नहीं सकते। और इस सवाल का जवाब दिया हमें श्रोडिंगर ने। श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहा जाता है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। एक डब्बा है, उस डब्बे में एक रेडियो एक्टिव सोर्स है और साथ एक बिल्ली है। डब्बा बंद कर दिया हमने। अब 50% चांसेस है कि रेडियो एक्टिव डिके होगा, और अगर रेडियो एक्टिव डिके होगा तो रेडिएशन होंगी, रेडिएशन होगी तो बिल्ली मर जाएगी। लेकिन 50% ये भी चांसेस हैं कि रेडियो एक्टिव डिके ना हो और बिल्ली जिंदा हो। तो अब आप जब डब्बे की तरफ देखेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि बिल्ली जिंदा है कि मर गई? आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इस वक्त बिल्ली दोनों हालतों में मौजूद है। आधे चांसेस हैं कि बिल्ली जिंदा है और आधे चांसेस हैं कि बिल्ली मर चुकी है। तो उसकी दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जब आप मेजरमेंट करेंगे, आप डब्बे को खोल के देख लेंगे तो ये वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि बिल्ली मर गई या बिल्ली जिंदा है। अगर आप डब्बे को बंद रखेंगे तो आपके पास दोनों स्टेट्स रहेंगी। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो सुपरपोजिशन कोलैप्स कर जाती है। जब सिक्का उछाला तो सुपरपोजिशन हमें नजर आ रही है, घूम रहा है। लेकिन जब भी उसको मैंने हाथ पे रख के देखा तो वो चांद निकला, कोलैप्स कर गया उसका वेव फंक्शन, क्योंकि मैंने मेजरमेंट ले ली। श्रोडिंगर ने बताया कि दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब आपने मेजरमेंट ली तो बिल्ली मरी हुई थी। लेकिन कोई ऐसी दुनिया मौजूद है, ऐसी यूनिवर्स में, जहां पर यह बिल्ली उसी डब्बे में जिंदा भी मौजूद है। वो उसकी दूसरी स्टेट्स हैं। और इस वजह से श्रोडिंगर का यह कहना था कि हमारी कायनात अकेली कायनात नहीं है, बल्कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं। और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के अलावा जितने पॉसिबल डिसीजंस और हो सकते हैं वो बाकी कायनातों में हम ले रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ रूप ले रहे हैं। और यहां से हमारे पास एक और थ्योरी ने जन्म लिया जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से आती है कि हमारे पास बहुत सी कायनातें हैं और वहां पर कई ऐसी कायनातें होंगी जहां पर आप सुपर हीरो होंगे। वैसे ये बात कह के मेरा हंसा निकल गया है, मुझे हंसी तो आ रही है, लेकिन अब मजबूरी है, समझाने के लिए आपको सुपरमैन बनाना पड़ रहा है। बहरहाल आपने इसको दिल पर नहीं लेना। तो हमारे पास मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स पर मैं 19 वीडियोस बना चुका हूं और उन तमाम वीडियोस में बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए जो इस डॉक्यूमेंट्री में मैं नहीं कर सका। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की मेरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और उन वीडियोस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको क्वांटम मैकेनिक्स मुश्किल ना लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक ये इल्म फैलाते रहिए।